हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एडुटेरिया के सेंटर पर चलाया जा रहा है उसके टेस्ट नंबर हम लोग 2 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको टेस्ट नंबर 1 को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने दृष्टि आईएएस का भी 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज कराया हुआ है। 2 टेस्ट सीरीज मैंने कराया हुआ है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 69th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन का यानी कि टेस्ट नंबर 2 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए, एक तरफ स्थल दिया गया है और वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुआ है दूसरी तरफ उनका नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए, चिरांद जो है, चिरांद बिहार के सारण जिले में है और यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अस्थि के उपकरण प्राप्त हुआ है। तो हड्डी के हथियार पिकली हल कहाँ पर है? तो देखिए, पिकली हल जो है ये कर्नाटक में है। यहाँ से राख का ढेर प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम जो है ये जम्मू कश्मीर में है और यहाँ से गर्तवास। उसके बाद अगर बात करें तो पत्थर और हड्डियों के औजार, मृदभांड, ये सब प्राप्त हुए हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दृष्टि आईएएस का 2 सेट मैंने कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? तो ये आपको पता है कि यह नवपाषाण काल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग जल्दी में इस सेशन को कवर करेंगे क्योंकि 150 प्रश्न को कवर करना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस करते चलूँगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? अच्छा देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ये लिंग एवं योनि की प्रतीकों की पूजा करते थे। तो लिंग पूजा है, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता थी और पत्थर की मोहरें थी यहाँ पर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मोहर जो है यह पशुपति मोहर है और ये मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनती थी। तो पूछा गया कि कौन सा यहाँ से देखिए विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण सभ्यता, यह एक शहरी सभ्यता थी। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? साहित्यिक प्रमाण जो है यह मिलता है अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में जो है लोहे के लिए कृष्ण अयस्क का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अब यहाँ पर देखिएगा, वैदिक काल पूछा गया है। आपको याद होगा कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और वैदिक सभ्यता जो थी यह एक विकसित सभ्यता थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। और देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये कुल, फिर ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो फ्रेंड्स यह कौन सा राजवंश है? हर्यंक वंश है। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ध्यान रखेंगे। और बिंबिसार का पुत्र जो था ये कौन था? अजातशत्रु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और स्थान दिया गया है दूसरी तरफ। बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो ये कुशीनगर गलत दिया गया है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऋषिपत्तनम, ये भी गलत हो जाएगा। निर्वाण, इनकी मृत्यु जो है ये कुशीनगर में हुई थी। तीनों गलत दिया गया है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह शासक जो था यह कौन था? तो फ्रेंड्स यह शिशुनाग था। शिशुनाग जो था यह शिशुनाग वंश का संस्थापक था। आपको याद होगा इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित किया था।
ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित किया, तो याद रखेंगे शिशुनाग था। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्यकालीन शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो यह भीषण अकाल जो है यह पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन को त्याग करके अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले जाते हैं, जहाँ पर श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर इन्होंने सलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। तो देखिए अशोक का जो नाम का वर्णन है ये मास्की अभिलेख में भी है, गुर्जरा में भी है और उद्योलोम में भी है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास्की अभिलेख में देखिए, मास्की अभिलेख में और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जो है 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। और इसको खोजा था किसने, तो इसको खोजा था 1750 में टी फैलेंथेलर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सामान्यतः भूमि कर कितना होता था। तो मौर्य काल में भूमि कर जो होता था ये उपज का 1/6 भाग होता था। अगला प्रश्न करेंगे कि मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्न में से किसने किया था। तो फ्रेंड्स यह किया था कौटिल्य ने। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख इन्होंने किया है। कौटिल्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सातवाहन वंश के जो शासक थे जिन पर जहाज के चित्र उनके सिक्कों पर अंकित थे, तो ये आपका यज्ञश्री सातकर्णी था। उसके बाद देखिए वशिष्ठ पुत्र पुलवामी भी था, इसके भी सिक्के जो थे यहाँ पर 2 पतवारे वाले जहाज का जो है चित्र अंकित था। तो मेरे ख्याल से तो बी भी होना चाहिए और सी भी आंसर होना चाहिए था। देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सीमुख था। कौन था, सीमुख था, याद रखेंगे। और सातवाहन वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का शुभारंभ किया था। और इनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो राजधानी प्रतिष्ठान थी। राजधानी प्रतिष्ठान थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के भी सिक्के पर 2 पतवारे वाले जहाज की चित्र अंकित है और यज्ञश्री सातकर्णी पर भी है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर यज्ञश्री सातकर्णी दिया गया है। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के शासनकाल से संबंधित है। चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखिए प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो बताइए सही कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आए हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव और फिर कुषाण। तो यहाँ पर देखिए आपका हिंद यूनानी यानी कि यूनानी, शक और कुषाण दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया है। तो ये किसने किया है फ्रेंड्स, यह इलांगो आदिगल ने किया है। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसकी रचना इलांगो आदिगल ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाया था। गलत है, कन्नौज को नहीं, इसने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इसके काल में चीनी यात्री हेनस्वांग भारत आया था। हेनस्वांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था, फाहियान आया हुआ था। ठीक है, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये सही दिया गया, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ था। तो इसमें से असत्य कथन पूछा गया है, तो ए भी है और बी भी है। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक होना चाहिए यहाँ पर। चलिए गुप्त काल में महतर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकारी होता था। देखिए गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी ये ग्राम होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था इसको ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्रामिक कहा जाता था। और ये ग्राम सभा के जो अन्य सदस्य थे उनको महतर कहा जाता था। तो ये ग्राम राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 20 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर देखिए एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। न्यायावतार सिद्धसेन सही है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। काव्य दर्शन ये दंडी की रचना है, ये भी सही है।
तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, सही है। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है, सही है। और ये जो हरिसेन थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के आश्रित कवि नहीं थे, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के। तो गलत कथन की पहचान करना है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गुप्त काल में महादंडनायक था। गुप्त काल में महादंडनायक जो था ये क्या था? तो देखिए यह जो था फ्रेंड्स, यह क्या था? तो यह आपका न्यायाधीश हो जाएगा, ठीक है, न्यायाधीश हो जाएगा। सेनापति जो होता था इसको कहा जाता था महाबलाधिकृत, ठीक है, महाबलाधिकृत कहा जाता था। और पुलिस विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको दंडपाशिक कहा जाता था, उसको दंडपाशिक कहा जाता था, ठीक है। चलिए, सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था? तो ये कहाँ पर करवाया था फ्रेंड्स? ये करवाया था कन्नौज और प्रयाग में, ठीक है। कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग में, याद रखिएगा। चलिए, और अगर हम बात करें यहाँ पर हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन जो था इसी के समय में हेन्सवांग भारत आया था, ठीक है। आपको याद रहेगा हर्षवर्धन के समय में ही हेन्सवांग जो है यह भारत आया था, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, हर्ष के समय प्रयाग में, कहाँ पर? प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष जो है एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और हेन्सवांग ने स्वयं 6वें समारोह में, हेन्सवांग ने स्वयं 6वें समारोह में जो है इसमें शामिल भी हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 6ठे समारोह में हेन्सवांग शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा विहार की यात्रा किया था? तो हेन्सवांग, फाहियान इत्सिंग, उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो स्मृति ग्रंथों की अगर बात करें तो इसमें सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक जो है यह मनुस्मृति है। उसके बाद देखिए, अस्मक महाजनपद था जिसकी राजधानी पोटन या पोतली थी, यह किस नदी के किनारे स्थित था? 16 महाजनपदों में से एक अस्मक था, ठीक है, यह गोदावरी नदी क्षेत्र में था। तो ऊपर में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में है यह, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर। प्रथम शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री लिखा है प्लिनी ने। अच्छा, टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए मिलान करना है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल हैं और ये कहाँ पर हैं? तो रोपड़ जो है ये पंजाब में है, ठीक है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और देसलपुर गुजरात में है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कर लेंगे अब हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो थे ये कौन थे? तो राइट आंसर जैमिनी हो जाएगा, ठीक है। कनाद जो थे यह वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। बादरायन जो थे यह उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे। पूर्व मीमांसा का जैमिनी हो जाएगा। सांख्य दर्शन के बताइए, कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। सांख्य दर्शन के, योग दर्शन के पतंजलि हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था? तो यह कौन था? दूसरा बौद्ध संगति था जिसका आयोजन कालाशोक के समय में वैशाली में किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक न्याय, ये उल्टा हो गया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय संबंधी विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये जो लिया गया है, सबसे पहले देखिए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसमें जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो है यह लिया गया है कहाँ से? तो रूस की क्रांति से। यहाँ पर देखिए सोवियत संघ दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है यह प्रदान करता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 जोड़ा गया था, कौन सा अनुच्छेद? तो यह जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A, ठीक है। यह एक मौलिक अधिकार है और इसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विदेश यात्रा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है?
तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 21 के तहत एक प्रकार का जो है मौलिक अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है इसमें, तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार है और ये भारत भर में भ्रमण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 के तहत जो है इसमें आपको याद है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण दिया गया है, गिरफ्तारी और निरोध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान में वर्णित नहीं है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आपको याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में क्लियर है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य में है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना नहीं है। सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। संभव नहीं पूछा गया है, तो देखिए इसमें क्या है, नए राज्यों का गठन है, राज्य के क्षेत्र का जो सीमा है इसमें परिवर्तन घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। ठीक है, राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाम में भी परिवर्तन है। चलिए भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध शामिल है। तो ये अमेरिका का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है, याद रखेंगे। और जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक स्वरूप, ये कनाडा से लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। कौन सा उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, करेक्ट आंसर बताना है आपको, बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, बिल्कुल जो है यह सही दिया गया है। ठीक है, इसमें 3 बार संशोधन हुआ है, नहीं 1 बार संशोधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, ये भी गलत है, संविधान का हिस्सा है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था। तो इसमें सम्मिलित जो नहीं था, यह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1, 3 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे कि अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। अनुच्छेद 20 में पूछा गया है। देखिए यह केवल भारतीय नागरिकों को मनमानी और अत्यधिक सजा से सुरक्षा प्रदान करता है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता, ये वाला सही दिया गया है। ठीक है, तो सही हो जाएगा केवल 1। ऐसा नहीं, केवल भारतीय नागरिकों, विदेशियों को भी है यह अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 1 मिनट कौन सा सही चुनना है, तो सही तो केवल 2 है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे कि समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत आता है। समानता जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद कहाँ तक है बताइए, 14 से 18 तक में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 14 में भी है समानता का अधिकार और 15 में भी है, तो मेरे ख्याल से तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर जरा कमेंट करके सोच समझ के बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है आपको याद होगा मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया, अभी मैंने बताया है। तो इसमें एस रे थे, CM स्टीफन थे और AR अतुले थे। 2, 3, 4 थे सदस्य, कौन थे, 2, 3, 4 थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश को कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखिए इसमें जो थे KM पनिकर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली तो इसके अध्यक्ष ही थे, पट्टाभी सीतारमैया इसमें नहीं थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्या है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपको बताना है, तो कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोचीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। भागलपुर है, उसके बाद देखिए कानपुर भी है, उत्तरकाशी भी है, फतेहपुर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह जिंदगड़ा है, ठीक है, और यह आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी के समीप है। अरकू वैली आप घूमने भी बहुत सारे लोग गए होंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है यहाँ पर। देखिए यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे जो है ये कर्नाटक नहीं, माहे जो है ये कहाँ होगा, केरल होगा, ठीक है। कौन सा सुमेलित है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण क्या है इसमें से। देखिए कन्या की भ्रूण हत्या बिल्कुल है, महिलाओं का सशक्तिकरण का अभाव भी है, और महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है ये भी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। नेलांग घाटी जो है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पैराइट पाया जाता है। पैराइट सर्वाधिक बिहार में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कारक नहीं है जो क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो देखिए किसी भी जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं ये अक्षांशीय स्थिति, महासागरीय जलधारा, समुद्र से दूरी है। यहाँ पर औसत वर्षा नहीं होगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो देखिए इसमें जितनी भी नदियाँ दिया गया है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, कोयना, ये कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए उपयुक्त में से, यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो ये मुख्य कारण जो है अत्यधिक सिंचाई है इसका। निम्नलिखित में से दिए गए कथन में कौन सा गलत है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा गलत जो है कोई भी नहीं है, सारे सही है। मलनाड क्षेत्र कर्नाटक, छोटा नागपुर पठार झारखंड, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में है, पश्चिम चंपारण में, तो ये तीनों जो है सही है। गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन और भी रहेगा जैसे कि इस बार रहा है, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। यह सामान्य दिशा जो है पूछा गया है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो क्या होता है, निर्यात में वृद्धि हो जाती है, तो निर्यात में वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 की वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो यह होगा आपका सीमांत अस्थायी सुविधा दर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है, आरबीआई से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऋण नियंत्रण, मुद्रित नोट जारी करना, जनता को पैसा उधार देना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है, ठीक है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना ये है, तो केवल 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में था, किस पंचवर्षीय योजना का था, तो यह जो था फ्रेंड्स यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन मछली पालन से संबंधित है, यह आरंभ किया गया था, तो यह जो है शुरू किया गया था किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया जाता है। अच्छा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं, ठीक है। भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री के समान, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता के समान, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग का है, राज्य लोक सेवा आयोग का है, वित्त आयोग का है, नीति आयोग का नहीं है, ठीक है। नीति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखेंगे, केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों का पालन करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सही है।
नीति आयोग के प्रधानमंत्री जो होते हैं ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, सही है। उसके बाद देखिए नीति आयोग के 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, गलत है, ठीक है, तो यहीं गलत दिया गया है, 5 इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो सही जो है 1 और 2 हो जाएगा। चलिए सही जो है 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, तो यह अपनाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 1992 से लेकर के 1997 तक कार्यकाल रहा था इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, इसमें से जो सुमेलित है वो आपसे पूछा गया है, बताइएगा। तो वैध मुद्रा, सरकार द्वारा जारी मुद्रा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है यह सुमेलित दिया गया है। वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसको आदेश मुद्रा कहा जाता है, आंतरिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। मिलान करना है, साइंस का क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक जो है ये कौन सा, एम्पियर होगा, ठीक है। देखिए विद्युत धारा एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है, तो ये जो है तीनों गति का उदाहरण है, तो ये त्रिविमीय गति हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि जब किसी वस्तु का वेग घटा करके आधा कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी उसका पूछा गया है, 12 mv² होता है, आपको पता है। कह रहा है कि इसका वेग जो है आधा कर दिया जाए घटा करके, इसका वेग, तो यानी कि वेग को अगर आधा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 mv², और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले 12 mv² को बाहर निकाल लीजिए और ये नीचे 4 हो जाएगा, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा घट करके 1/4 हो जाएगी। चलो उसके बाद देखिएगा यदि लिफ्ट विरामावस्था में हो और उसमें एक व्यक्ति हो तो निम्न कथनों पर विचार करें। विरामावस्था में कहा जा रहा है, देखिए जब विरामावस्था में होगा तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर महसूस होगा, ठीक है। चलिए, और जब ऊपर होगा तो बढ़ा हुआ आभासी भार प्रतीत होगा, और जब लिफ्ट नीचे आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ से कूट से आंसर आपको चुनना है। यहाँ पर उत्प्लावन बल के संदर्भ में कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्य में उत्प्लावन बल, अब यहाँ पर समझ लीजिए, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जब भी उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल, यहाँ में लिखता हूँ उत्प्लावन, रुकिए, उत्प्लावन बल जो है यह क्या होगा, वस्तु के भार से अधिक होगा, तो यह क्या होगी, यह क्या होगी, तैरेगी वस्तु, ठीक है। उत्प्लावन बल वस्तु के भार के अगर बराबर होगा तो क्या होगा, द्रव्य जो है, वस्तु जो है ये द्रव के सतह के ठीक नीचे तैरेगी, और उत्प्लावन बल जो है अगर वस्तु के भार से कम हो जाएगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगी, समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा कम हो जाए, अभी मैंने बताया भार से जब उत्प्लावन बल कम होगा तो यह डूब जाएगी, सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसके भार के समान हो जाएगा तो यह द्रव में तैरेगी, द्रव के सतह के नीचे तैरेगी, सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा अधिक हो जाए, उत्प्लावन बल भार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो डूब जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अधिक हो जाएगी तो यह तैरेगी। तो मेरे ख्याल से इसमें पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो ये तीसरा कथन जो है गलत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण नहीं है। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग है और भूकंप से उत्पन्न पी तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण नहीं है, प्रकाश की गति, प्रकाश तरंग है। फ़ारेनहाइट स्केल पर उच्च नियत बिंदु, निम्न नियत बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उच्च नियत बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, नाक कान दांत गला के जो डॉक्टर होते हैं ये करते हैं, जो यूज़ करते हैं दर्पण। वाहनों के साइड मिरर में नहीं किया जाता, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में जो है ये उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, और नाक कान के जो डॉक्टर हैं ये करते हैं। तो ए और बी होगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। जर्मेनियम को गर्म करने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है, इसको गर्म करने पर इसका प्रतिरोध घटेगा, ठीक है, तो ये घटता है, हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अच्छा आप बताइएगा कि अगर कोई मेटल है तो उसको गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रा बताइएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या समान होती है, किस कण की संख्या जो है समान होती है, बताइएगा। यहाँ किस कण की से ज़्यादा बेटर होगा कि किसकी संख्या समान हो, संख्या भिन्न होती है, समान नहीं भिन्न होती है, सॉरी गलत मैंने पढ़ दिया है, किस कण की संख्या भिन्न होती है। तो ये भिन्न जो होती है न्यूट्रॉन की होती है। जब न्यूट्रॉन जब भिन्न भिन्न है तो ऑब्वियसली द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कण पूछा गया है तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। वैसे यहाँ पर किसकी संख्या भिन्न होगी, अगर इस तरह से प्रश्न रहता तो द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन दोनों होता। चलिए शक्ति की बीमा क्या है, शक्ति की बीमा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर आपको नीचे आंसर बताना है। नैनो कितना होता है, तो नैनो होता है 10⁻⁹। पीको कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर। योक्टो कितना होता है 10⁻⁻24 मीटर। माइक्रो होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो ये आपको पता है, प्रथम नियम जो है इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। गतिज ऊर्जा किस वस्तु में गति के कारण होती है, सही है। स्थितिज ऊर्जा किस वस्तु में विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, सही है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा कथन जो है इसमें से सही है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सीधी सी बात है, ये गतिज ऊर्जा में बदलता है, लेकिन अगर हम जेन्युइनली बात करें तो यह विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, ये गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। अब ये देखिए जी क्या है, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है, तो एम जो है ये पृथ्वी की द्रव्यमान है। आर स्क्वायर जो है, यहाँ पर आर जो दिया गया है यह पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहाँ वस्तु से कोई भी इसका संबंध नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। निम्न पर विचार करें। स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है, सही है। विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है, ये भी सही है। बर्नौली के नियमानुसार यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो ये भी सही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए यानी 1 2 3 तो ऑप्शन में दिया ही गया है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हम क्यों लगाएंगे, 1 2 3 दिया गया है। चलिए निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन से होते हैं, एक्स किरण, रेडियो किरण, गामा किरण, औरक किरण, ये सब होते हैं। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में तेजी से ठंडा हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि प्याले में चाय खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। चाय के जो खुली सतह है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसीलिए ठंडा हो जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यदि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है 45 डिग्री। अश्व शक्ति हॉर्स पावर किसकी इकाई है, तो यह विद्युत शक्ति की इकाई है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो ये होता है 746 वाट, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ से गलत कथन आपको बताना है। देखिए चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है, जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम की पुष्टि करता है, ये सही है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और यह उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यह प्रथम नियम नहीं है, ये दूसरा नियम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संवेग एक अदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। तो पूछा गया है कि कौन से इसमें से गलत है, तो केवल एक जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं, ये भी गलत है ना, संवेग अदिश राशि थोड़ी है, सदिश राशि है। मैंने बता भी दिया था आपको कि ये वाला और ये वाला गलत है, तो गलत जो है यह 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि लोलक युक्त घड़ियों में गर्मियों में मंद होने का कारण क्या है। गर्मी में क्या होता है, गर्मी, अच्छा लोलक की जो है आपको पता है कि लंबाई जो है बढ़ जाती है गर्मी में, ठीक है। जब गर्मी में इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, यह धीरे धीरे दोलन करेगा। इसका मतलब है कि इसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घड़ी मंद हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। लंबाई पर ही निर्भर करता है, आपको याद होगा। देखिए आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में आपको पता है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है,
लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता जो है ये बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना की फोकस दूरी जो है यह घट जाती है। ऑप्शन नंबर इसका 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे नहीं, यह आगे बनता है, ठीक है। नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है, ये गलत दिया गया, लेंस की होगा। तो केवल 2 जो है इसमें से सही दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेस्ला किसकी इकाई है। टेस्ला जो है यह इकाई किसकी है, तो टेस्ला जो है यह चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसी की इकाई है। मिलान करना है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। और परमाणुवाद का खोज डाल्टन का है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न नंबर कि निम्नलिखित में से किसी यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो एंजेला मर्केल को, ठीक है। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया था, तो ये किया था मैक्सिको में। हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो ये किसके नाम पर रखने की घोषणा किया गया है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर। हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है, तो देखिए इसका नाम जो है वासुकी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, तो फ्रेंड्स यह 3.5 किलोमीटर लंबी है और यह छत्तीसगढ़ के कोरबा और भिलाई के बीच चलाई गई थी। हाल ही में भारत के पहले खारे पानी के लालटेन लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या दिया गया है, तो देखिए इसका नाम जो है, इसका नाम दिया गया है रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, देखिएगा कि 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, सही है। नीदरलैंड ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता था, नीदरलैंड ने नहीं जीता था, उज्बेकिस्तान ने जीता था, ठीक है। भारत में इसमें 2 कांस्य पदक जीते थे, ये सही दिया गया। कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा जो है यह सही नहीं है, केवल 2। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में, सही है। भारत ने कुल 66 पदक जीते थे। भारत ने टोटल जो है यहाँ पर 22 गोल्ड, 16 जो है रजत और 23 जो है कांस्य मेडल यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब देखिए 22-16 कितना हो गया, 38 हो गया, 38 और 23 कितना हो गया, 61 हो गया। भारत ने टोटल इसमें 61 पदक जीते थे, 66 गलत दिया गया है। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त होता है, सही दिया गया है। पहले स्थान पर जो ऑस्ट्रेलिया रहा था, भारत का स्थान इसमें चौथा रहा था। तो इसमें से सही कथन है पहला और तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है विश्वनाथन आनंद को। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है, तो दानुरी को लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के तहत। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक में यह नाश्ता शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। अच्छा, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं और ये मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं ये इंद्रमित गिल हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है, तो ये गैबॉन को और टोगो को किया गया है। गैबॉन जो है यह राष्ट्रमंडल का 55वां और टोगो जो है यह 56वां मेंबर बना है। एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है, तो फ्रेंड्स इसका नाम वरुण रखा गया है, ठीक है। पहला मानव यात्री ड्रोन है, इसका नाम वरुण रखा गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया, सही है। इन चीतों को कुनो पालमपुर जो है राष्ट्रीय पार्क में स्थानांतरित किया गया, सही है। कुनो पालमपुर राष्ट्रीय पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है, सही है। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, चूंकि सारे सही हैं तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। देखिए हाल ही में किस विभाग के द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है। जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो कर दिया है संभाजी नगर। उसके बाद देखिए हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 महिला एकल का खिताब जीता था एलिना रायबकीना ने। पूछा गया है कि एलिना रायबकीना का संबंध किस देश से है, तो ये कजाकिस्तान की हैं। उसके बाद देखिएगा कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा सही नहीं है।
नहीं पूछा गया। सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया था, सही दिया गया है। ठीक है, आयोजन का 32वां संस्करण था सम्मेलन का, सही है। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, ये भी सही है। सारे के सारे सही हैं, सही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद चलिए 115 नंबर देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, यहाँ पर देखिए 115 नंबर, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इसमें भारत का स्थान 135वां था, 36वां नहीं था, 135वां था। और प्रथम स्थान पर जो है इसमें आइसलैंड रहा था, तो ये सही है। कौन सा गलत सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही नहीं है, 135वां भारत का स्थान था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जीता है। तो ये जीता है ओडिशा ने। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। तो ये बिहार की निशी कुमारी हैं और सौरभ सुमन हैं, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो देखिए इसमें से जो है इस मेले का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल था, सही है। इस वर्ष 3 राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, सही है। राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया था, ये गलत है, इसको रजत पदक मिला था। ठीक है, तो यही वाला जो है गलत है। कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। इसका नाम है अमृत धरोहर योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है। तो यह फाल्गु नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की है। तो यह राज्य बिहार राज्य है। हाल ही में देखिए भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो ये वाराणसी को किया गया है। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध लौंडानाथ से था। ठीक है, चलिए बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला है। तो ये कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। उसके बाद कि हाल ही में लद्दाख की उमलिंगला दर्रा, लद्दाख में है उमलिंगला दर्रा, यहाँ पर जो है साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। इनका नाम है सविता महतो। बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलती है। तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सही सुमेलित नहीं है। उदयन पाटलिपुत्र राजधानी बनाया, सही है। शिशुनाग ने वैशाली राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने जो है राजगृह को राजधानी बनाया था। कौन सा सही नहीं है, तो सभी सही हैं, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था। तो ये अली मर्दान ने किया था। बिहार में अकबर के अभियान से डर कर किस शासक ने बिहार छोड़ दिया था। तो यह शासक जो था यह दाऊद खां था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है। तो ये तीनों जो सिख गुरु हैं इनका संबंध बिहार से रहा है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह बना लीजिएगा। ठीक है, इनका जन्म तो पटना में ही हुआ था 1666 में। उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। पटना के गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने कराया था। इंजीनियर पूछा क्या, इंजीनियर जॉन गास्टिन था। बिहार में बहावी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था ये पटना था। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। बांकीपुर अधिवेशन आर एन माधोलकर इसकी अध्यक्षता किया था। गया अधिवेशन चित्तरंजन दास और रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सभी के सभी सुमेलित हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है ये 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135। देखिएगा कि चंपारण में महात्मा गांधी किन की रचना है। चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद दस्ता से संबंधित है। तो आज़ाद दस्ता से संबंधित जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था। योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। ठीक है, उन्होंने बिहार में
प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा का, सही है। होंकार पत्रिका निकाला था और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है किसान क्या करे, तो सभी सही हैं इनमें से। जैन धर्म के संबंध में विचार करें। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में, सही है। दूसरा जो है यह बल्लभी गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है इसमें से। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन के किस वर्ष में किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हम लोग 140 प्रश्न ही कवर करेंगे, 140 प्रश्न में अपना स्कोर बताइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद के भाई थे महेंद्र प्रताप जी, इन्होंने ही लौटा दिया था। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर